जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023, जिसमें टोटल पोस्ट रहने वाला है वो 21,391 पोस्ट रहने वाला है। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे ये न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। जो न्यू इसका सिलेबस है उसी पर आधारित सभी प्रश्न इसमें रहेगा। इसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पेरियार नदी पर एक बांध है जिस हमेशा बार बार पूछा जाता है। पेरियार नदी पर एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध, तो याद रखिए गया ये। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और बुझा हुआ चूना। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में, नासिक में, पुणे में और कोलकाता में। बताइए 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर कोरपरा CORPA का फुल फॉर्म आपको बताना है। इनमें से चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर कौन सा है। इसमें से सही फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के अनुच्छेद 51 के ए किस भाग से संबंधित है? भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से और भाग 4 से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भाग 4, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भाग 1 में किसके बारे में व्याख्या किया गया है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है और इसमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, वो भाग 2 है। टोटल भागों की संख्या कितना है? तो 22 है। भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में वर्णन भाग 3 में किया गया है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है भाग 3। भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, जो कि भाग 4 है। इसके बाद से जो भाग 4 के एक ए है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है और इसी में अनुच्छेद 51 के ए है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम का, मणिपुर का, मिजोरम का और मेघालय का। बताइए 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? संघाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, डिजिटल प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। धुआं हो या दूध हो, उसमें हम जब लाइट जलाते हैं तो हमको प्रकाश है जो कि दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है आपको बताना है। तो डिजिटल प्रभाव के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है आपके सामने। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 1, 2, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और इसको जब इलेक्ट्रॉन कोष के माध्यम से इसको भरा जाए तो पहले में 2 होगा और दूसरे में 4 होगा।
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कोष होता है K और L। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, पारसी धर्म से और जैन धर्म से। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जो नवरोज त्यौहार है ये बलवन के द्वारा शुरू किया गया था और पारसियों का ये न्यू वर्ष होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? F बराबर R, 2R बराबर F, R बराबर 2F और R बराबर 3F। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध आपको बताना है। तो जो वक्ता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो R बराबर F2, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो F बराबर R/2 हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मेनार्ड किंग्स के द्वारा और PC महालनोबिस के द्वारा। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी। 13वां प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, W बराबर VT, I बराबर VR और R बराबर VI। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओम का नियम इसमें से कौन सही संबंध है आपको बताना है। तो V बराबर IR होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी है वित्त आयोग और डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी, विजेता, विद्वान और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकलता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो मासिन राम होता है जो कि मेघालय में स्थित है। और ये जो मासिन राम है ये किस पहाड़ी पर स्थित है आपको बताना है। जयंतिया, गारो और खासी। गारो, खासी, जयंतिया तीनों ये जो पहाड़ी है इस पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है और ये पहाड़ी मेघालय में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी और तीरंदाजी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो बॉक्सिंग में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, पेरोक्साइड का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर चुन रहे हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1920 में, 1947, 1910 और 1921। जल्दी से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1910 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 2 मार्च को, 3 जनवरी और 28 अगस्त। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? 71वें, 73वें, 72वें और 74वें।
बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई, तो 72वें। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। 22वां प्रश्न कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है, रंध्रों के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पौधों में गैस विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोस्ले के द्वारा दिया गया है। ये है जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। इससे पहले जो आवर्त सारणी दिया गया था वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 279 के एक किससे संबंधित है, नीति आयोग से, वित्त आयोग से, जीएसटी से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुच्छेद 279 के एक किससे संबंधित है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी जीएसटी बता रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है, आभासी होती है, वास्तविक होती है, समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो ये राजस्थान में लागू हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया, यानी जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम था उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। तो कब रखा गया, तो 6 अगस्त 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण और क्षेपण के कारण। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस के प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और मध्य प्रदेश में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये केरल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और थोरियम, हाइड्रोजन और थोरियम और डी है हाइड्रोजन और सोडियम। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हाइड्रोजन और थोरियम, यानी पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है और अंतिम जो तत्व है वो थोरियम है। न्यूलैंड्स के द्वारा जो अष्टक नियम दिया गया था इसमें जो गुण मिलता था यानी 8 तत्वों का ग्रुप बनाए थे और इसमें जो गुण मिलता था पहला तत्वों का गुण 8वें तत्वों के गुण से मिलता जुलता था, तो इसे ही न्यूलैंड्स के अष्टक नियम बोला जाता है। इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व इसमें थोरियम था। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था, डांडी मार्च था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन और सहयोग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा आंदोलन था, तो डांडी मार्च था और इसी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत हुआ 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में ये शुरू किया गया था और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री ही
योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उस टाइम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक था। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितना आरक्षण है, 30%, 31%, 32%, 33%। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 33%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है कि सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1954 में, 55 में, 58 में और 60 में। तो सेल जो कि महारत्ना कंपनी है, इसका स्थापना जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। 36वां प्रश्न है कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि जब प्रकाश वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और प्रवर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए जब प्रकाश वक्ता त्रिज्या से होकर अगर जाएगी तो इसके बीच एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।